Good morning, students. Today we will start economics first chapter, the story of village Palampur. This chapter is start from the factors of production. Means हमने कोई भी प्रोडक्शन करनी है किसी प्रोडक्ट की या सर्विसेज के रिगार्डिंग कोई इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना है तो उसके रिगार्डिंग हमें किस किस फैक्टर की किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी उसके रिगार्डिंग है. फर्स्ट वन इज़ लैंड. अब कोई भी हमने फैक्ट्री लगानी है या बिल्डिंग खड़ी करनी है तो वो कहाँ पर होगी? लैंड पर होगी. फर्स्ट वन इज रिक्वायरमेंट इज़ लैंड. सेकंड इज़ लेबर. अब वो बिल्डिंग खड़ी कैसे होगी? लेबर के थ्रू. लेबर खड़ी करेगा बिल्डिंग को, है ना. तो लेबर्स आ जाएंगे इसमें. लेबर मीन्स जो मजदूर वगैरह जो काम करते हैं वहाँ पर या और जो प्रोसेसिंग में चलते रहते हैं, है ना. दीज आर द लेबर्स. नेक्स्ट इज़ फिजिकल कैपिटल. फिजिकल कैपिटल के अंदर देखो दो आ जाते हैं, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल. फिक्स्ड कैपिटल मीन्स जैसे जो फिक्स होती है, जैसे बिल्डिंग हो गई, वहाँ की मशीन हो गई. फॉर एग्जांपल हम अपने स्कूल का ही एग्जांपल लेते हैं कि स्कूल की फिक्स कैपिटल क्या है? इसकी बिल्डिंग, इसकी क्लासरूम्स, इसके बेंचेस, जो ये कंप्यूटर लैब में सारे कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं, है ना. मशीनरी जो प्रिंटर्स हो गई, जो सामान वगैरह जितना फिक्स है, मीन्स हमें हर साल लाने की ज़रूरत नहीं है ना. दिस इज़ द फिक्स कैपिटल. नेक्स्ट इज़ वर्किंग कैपिटल. अब वर्किंग कैपिटल में देखो क्या हो जाएगा, जैसे रॉ मटेरियल एंड मनी इज़ ऑल्सो अ वर्किंग कैपिटल. क्योंकि ये प्रोसेसिंग में होता है ना. वर्किंग कैपिटल मीन्स दे आर यूज अप इन प्रोडक्शन, जो ऑन द सपोर्ट ख़त्म हो जाती है. जैसे स्कूल में वर्किंग कैपिटल क्या हुई? स्टेशनरी आइटम्स, है ना. जैसे ये मार्कर्स, ये पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर्स, कलर्स, पेजेस, है ना. A4 साइज़ के जो पेजेस हैं वो कितने यूज़ होते हैं स्कूल में. ये सब स्टेशनरी आइटम्स इंक्लूड हो जाएंगी. और वर्किंग कैपिटल आइटम में राशन, और जैसे आजकल तो स्कूल बैग्स, यूनिफॉर्म और अब मास्क कंपलसरी हो जाएंगे, तो ये भी सब क्या चलता रहेगा? प्रोसेसिंग में चलता रहेगा. तो ये क्या हो जाएंगे? वर्किंग कैपिटल. नेक्स्ट इज ह्यूमन कैपिटल. ह्यूमन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ एनी फैक्टर. ओके, देखो जैसे ह्यूमन ही तो है जो बिल्डिंग, लैंड लेगा पहले, फिर बिल्डिंग बनाएगा, उसमें असेट्स क्रिएट किए करेगा, वर्किंग कैपिटल में वही तो लाएगा. अगर ह्यूमन ही नहीं है तो इन सब चीज़ों का क्या काम? तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ह्यूमन कैपिटल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम फोर ऑफ these फैक्टर्स. So human convert raw material into final goods or useful things by their skill, knowledge and एजुकेशन. ह्यूमन ही अपनी स्किल और नॉलेज से ये सब क्रिएट करेगा. यानी उसने कोई भी प्रोडक्शन करना है या गुड्स सर्विसेज की कोई भी इंस्टीट्यूट लगाना है तो इसके लिए ह्यूमन कैपिटल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम दीज फोर फैक्टर्स ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन. नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या आ जाएगा? देखो, जो फिजिकल कैपिटल है उसमें क्या है? टेंजिबल. ये है टेंजिबल. और ह्यूमन कैपिटल इनटेंजिबल. कैसे? देखो, अब जो फिजिकल कैपिटल है उसको हम टच कर सकते हैं. फिजिकल कैपिटल मीन्स मैंने क्या बताया था? बिल्डिंग, मशीनरी, यानी असेट्स ऑफ द स्कूल, असेट्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी कंपनी. ओके, दीज आर टेंजिबल, उनको हम टच कर सकते हैं. इनटेंजिबल है ह्यूमन कैपिटल. क्यों? क्योंकि अब देखो, ह्यूमन की वॉइस को, उसकी स्किल को, उसकी नॉलेज को कोई टच थोड़ी कर सकता है. ओके, सो ह्यूमन कैपिटल इज इनटेंजिबल. नेक्स्ट इज सेपरेट और इनसेपरेट. अब फिजिकल कैपिटल है बिल्डिंग, मशीन, उसमें जितने असेट्स हैं हम सबको अलग अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं. बट ह्यूमन कैपिटल है जो ह्यूमन की, हम ह्यूमन से उसकी नॉलेज को, उसकी स्किल को अलग नहीं कर सकते. तो ह्यूमन कैपिटल क्या है? नॉन सेपरेट. नेक्स्ट इज प्राइवेट बेनिफिट और सोशल बेनिफिट. अब फिजिकल कैपिटल क्या है? एक पर्सन, मान लो स्कूल का चेयरमैन सर हैं, उनकी प्राइवेट बेनिफिट के लिए उनकी बिल्डिंग है, उनकी सब जो असेट्स हैं बिल्डिंग में पड़े हुए हैं, तो वो
प्राइवेट बेनिफिट है उसका, एंड जो सोशल बेनिफिट है वो ह्यूमन कैपिटल के में आ जाएगा। जैसे प्राइवेट कैपिटल तो ओनली फिजिकल कैपिटल में आएगा, और ह्यूमन कैपिटल में प्राइवेट और सोशल दोनों आ जाएंगे। अब एक ह्यूमन को पूरी नॉलेज है, हर किसी से बात करने का पता है, उसकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं, उसकी एजुकेशन बहुत अच्छी है, उसका बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, तो सोशली वो सब उससे बात करना चाहेंगे, तो उसको खुद अपना भी बेनिफिट है और सोशली भी बेनिफिट है। तो ह्यूमन कैपिटल में क्या आ जाएगा, प्राइवेट और सोशल दोनों बेनिफिट आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज स्टोरी ऑफ पालमपुर। अब हम आते हैं जो हमारा चैप्टर है कि पालमपुर की स्टोरी के बारे में। देखो पालमपुर यहाँ पर चैप्टर में एक इमेजिनरी विलेज दिया हुआ है, हम एक विलेज के बारे में पढ़ेंगे कि एक विलेज कैसा होता है। ओके, देखो पालमपुर हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज, उसमें 450 फैमिलीज हैं। इसमें क्या है, अपर कास्ट लिव इन मेजोरिटी, मीन्स जो ज़्यादातर लोग हैं, मेजोरिटी किन लोगों की है, अपर कास्ट लोगों की, यानी लगा लो कि 80% लोग अपर कास्ट के वहाँ पर रहते हैं। एंड एससी दलित्स वो लिव इन माइनॉरिटी ऑन कॉर्नर ऑफ द विलेज, यानी जो एससी हैं उनकी माइनॉरिटी है, वो थोड़े से लोग हैं वहाँ विलेज में, और दे लिव इन द कॉर्नर ऑफ दैट विलेज इन मच स्मॉलर हाउसेस, सम ऑफ विच आर मेड ऑफ मड एंड स्ट्रो, जो कीचड़ के बने हुए घर होते हैं, मीन्स उनकी सिचुएशन ज़्यादा अच्छी नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज स्टेटस ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़ इन पालमपुर। और क्या होता है किसी भी विलेज में कि एक ये अच्छा विलेज आपको दिखाया हुआ है कि वहाँ पर हर फैसिलिटीज़ हैं। ओके, देखो अब स्टेटस क्या है उस विलेज का, सिस्टम ऑफ रोड्स, उसमें क्या है, वेल कनेक्टेड रोड्स हैं विद नेबर विलेजेस एंड टाउन्स, वहाँ जाने के लिए सब रोड्स अच्छे से अवेलेबल हैं, वहाँ पर बनी हुई हैं। देन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे वहाँ पर क्या क्या चलता है, बुलक कार्ट्स चलते हैं, टांगास चलते हैं, बुगीज, जीप, ट्रैक्टर्स, ये सब चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत अच्छी है वहाँ पर, कनेक्शन इज़ मोस्ट ऑफ द हाउसेज, इलेक्ट्रिसिटी पावर ऑल द ट्यूबवेल्स इन फील्ड्स एंड यूज इन वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेस। इलेक्ट्रिसिटी से अगर किसी भी विलेज में इलेक्ट्रिसिटी फुली अवेलेबल है तो वहाँ पर स्मॉल स्मॉल बिजनेस भी खोले जा सकते हैं, है ना, जैसे कंप्यूटर का हो गया, हम इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं एक, है ना। नेक्स्ट इज़ स्कूल, स्कूल भी हैं वहाँ पर विलेज में, दो प्राइमरी स्कूल हैं और एक हाई स्कूल है ना। नेक्स्ट इज हेल्थ केयर सिस्टम, वन गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर एंड वन प्राइवेट डिस्पेंसरी। वहाँ पर क्या है, हेल्थ केयर सेंटर भी है, एक छोटा सा हेल्थ केयर सेंटर खोला हुआ है, वहाँ पर जिसको कोई प्रॉब्लम होती है वो चला जाता है। ओके, इस तरह से वहाँ उस विलेज का स्टेटस है। नेक्स्ट इज वर्क, वहाँ पर जैसे लोग रहते हैं तो वो काम भी तो करते होंगे ना, कुछ काम क्या करते होंगे। फर्स्ट इज़ फार्मिंग एक्टिविटीज़, वहाँ पर यानी ज़्यादातर लोग उस विलेज में क्या है, फार्म करते हैं, मीन्स किसान हैं, फार्मर हैं, यानी एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। ओके, देन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी होती हैं। अब सारा सीज़न तो एग्रीकल्चर तो नहीं चलता है, तो वहाँ पर डेयरीज़ भी हैं, डेयरी मीन्स जो दूध मिलता है जहाँ से, एंड दूध का काम भी करते हैं वहाँ पर। शॉप कीपिंग भी हैं, जैसे शहरों से लाकर सामान शॉप्स में बेचा जाता है, वहाँ छोटी छोटी शॉप खोल ली जाती हैं गाँव में और वहाँ पर बेचा जाता है। कंप्यूटर सेंटर्स खोल लेते हैं छोटे छोटे, एंड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज भी हैं, जैसे यहाँ पर अपने चीन में ऑटो में जाते हैं ना, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, छोटी छोटी जगह पे, वहाँ पे ऐसे ही ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, जैसे मैंने पहले बताया कि बुलक कार्ट्स चलते हैं, तांगास चलते हैं, है ना, तो वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऐसे जाते हैं वहाँ पर। और स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग भी है, जैसे कुम्हार लोग ये छोटा मोटा सामान बनाते हैं ना मिट्टी का, इस टाइप से भी वो अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर सीज़न। अब एग्रीकल्चर सीज़न के बारे में हम पढ़ते हैं कि देखो 3 सीज़न होते हैं, रेनी सीज़न, विंटर एंड समर सीज़न। अब देखो जो फर्स्ट है रेनी सीज़न, रेनी सीज़न में क्या है, खारिफ की क्रॉप्स हम उगाते हैं,
ठीक है, जो हम पालमपुर विलेज के बारे में पढ़ रहे हैं, दे आर ग्रोन इन द मंथ ऑफ जून टू अक्टूबर। अब जो खारिफ की जो फसलें होती हैं वो कब उगाई जाती हैं? जून टू अक्टूबर। अब इनके एग्जाम्पल देख लो, जैसे खारिफ में कौन कौन सी फसलें आ जाती हैं? ज्वार, बाजरा, राइस, मेज, कॉटन, शुगर केन एंड टबाकू। ओके, अब नेक्स्ट है विंटर सीजन में। विंटर सीजन में कौन सी क्रॉप उगाई जाती है? राबी। राबी उगाई जाती है अक्टूबर टू मार्च। कौन कौन सी फसलें आ जाती हैं इसके अंडर? वीट, बार्ले, ग्राम, मस्टर्ड, पब्स, पोटैटोज। ओके, अब आपसे यूँ भी पूछा जा सकता है ना, जैसे कि वीट कब उगाया जाता है? कौन से वीट किस खेती के अंडर आता है? तो आप लिखेंगे राबी के अंडर। राबी क्रॉप के अंडर वीट आता है। ओके, नेक्स्ट इज जैद। समर सीजन में जैद क्रॉप उगाई जाती है। ये कब उगाई जाती है? मार्च टू जून में। ओके, जैद क्रॉप के अंडर क्या क्या आता है? वाटरमेलन, तोरीज, कुकुम्बर, फ्लावरिंग। ओके, नेक्स्ट इज 3 ways टू इंक्रीज yield। अब जो ये खेती है, एग्रीकल्चर है, इसके 3 ways हैं। हम इनको जितनी खेती होती है उससे दुगनी या तिगनी उगाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? ओके, अब एक लैंड पर एक ही तरह की खेती करते रहेंगे तो उसकी फर्टिलाइजेशन भी कम हो जाएगी ना। तो इसमें क्या है, हम ज़्यादा कैसे उगा सके हैं? फर्स्ट वन इज़ मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक है, टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर। हम क्या कर सकते हैं? मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकते हैं यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड, है ना। जैसे एक तरह की खेती ना करके सीज़न टू सीज़न हम खेती कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि जून में हम ज्वार उगा लें, है ना, विंटर में फिर वीट उगा लेते हैं, पोटैटोज़ उगा लें, समर में फिर फ्लावरिंग की खेती कर लें, ऐसे। ठीक है, तो हमारी एक ही लैंड पर जैसे अगर 100 किलो हो रही है खेती एक लैंड पर, तो उसी लैंड पर हम 200 केजी 200 किलो की खेती कर सकते हैं। इस तरह से अगर सीज़न टू सीज़न हम खेती करेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट इज़ यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड। मॉडर्न फार्मिंग मेथड में आ जाएगा, जैसे 1960 में क्या हुआ था? ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी। सबसे ज़्यादा हरियाणा और पंजाब में यूज़ किया था HYV सीड्स का। HYV सीड्स मीन्स हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। ठीक है, इससे क्या होता? ज़्यादा दुगनी खेती होने लगी थी। ठीक है, राइस और वीट में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था पंजाब और हरियाणा को। ओके, नेक्स्ट इज़ यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मशीन्स। मशीन्स भी बहुत आ गई हैं। देखो, ट्यूबवेल यूज़ होने लगी है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, पानी सब जगह चला जाता है ना। थ्रेशर्स, ट्रैक्टर्स, तो ये सब ह्यूमन से अच्छा खेती करते हैं। करवाता तो देखो ह्यूमन ही है, बट ये ह्यूमन का लेबर कम कर देती है जो मशीन्स हैं, ट्रैक्टर, थ्रेशर्स, है ना। नेक्स्ट इज़ ड्रॉबैक्स। अब जो HYV सीड्स थे उसका हमें बेनिफिट भी हुआ, लेकिन साथ के साथ इसका ड्रॉबैक भी हुआ। क्या हुआ उसका ड्रॉबैक? फर्स्ट इज़ लॉसेस ऑफ सॉयल फर्टिलिटी। अब जो HY सीड्स थे उसे इंक्रीज यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स रिजल्टेड इन लॉसेस ऑफ सॉयल फर्टिलिटी। उसकी जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति होती है, ज़्यादा केमिकल यूज़ करने से वो कम हो गई। ठीक है, नेक्स्ट इज डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल। अब जो HY सीड्स नीड मोर वाटर, ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है उनको। एंड जो ट्यूबवेल थे, इरिगेशन हैज़ रिड्यूस द वाटर टेबल बिलो द ग्राउंड। अब जो ज़मीन का पानी होता है उसका लेवल भी कम हो गया उससे। अगर हम ट्यूबवेल का पानी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं HYV सीड्स को उगाने के लिए, तो जो ग्राउंड वाटर का लेवल वो भी कम हो गया। नेक्स्ट इज़ इंक्रीज द रीजनल डिस्पैरिटीज़। मीन्स क्या हुआ कि हरियाणा पंजाब में तो ठीक है ज़्यादा हो गया, लेकिन औरों का और स्टेट्स का क्या? तो इनइक्वालिटी सी हो गई। मीन्स कहीं ज़्यादा कहीं कम, इस टाइप से हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज़ 4 टाइप ऑफ पीपल इन विलेज। 4 तरह के लोग थे विलेज में। एक लैंडलेस फार्मर्स, इनके अंडर क्या आ जाएगा? जो लेबर्स होते हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं होती, वो क्या? लेबर हैं। नेक्स्ट इज स्मॉल फार्मर्स,
जिनके पास बहुत ज़्यादा है वो संख्या में, बट जो ज़मीन है वो बहुत कम है. देन मीडियम फार्मर्स एंड लार्जर फार्मर्स, दे हैव मच लैंड बट लेस क्वालिटी. वो बहुत कम होते थे संख्या में, उनके पास इतनी ज़मीन होती थी और उनको लेबर की ज़रूरत पड़ती थी अपनी ज़मीन पर क्रॉप्स के लिए. ठीक है. देन हाउ टू फार्मर ऑब्टेन कैपिटल फार्मिंग. इसमें क्या आ जाएगा कि जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स थे उन्होंने क्या, वो दे हैव देयर ओन सेविंग फ्रॉम फार्मिंग. अब वो खेती कैसे करते थे कि उनके पास जितनी ज़मीन होती थी उस पर खेती करके नेक्स्ट उनको सेविंग भी बहुत हो जाती थी. उनके पास जब ज़मीन होगी तो उस क्रॉप भी ज़्यादा होगी तो उनको बेनिफिट भी ज़्यादा होगा उससे. देन उनकी सेविंग्स भी बहुत ज़्यादा हो जाती थी तो नेक्स्ट ईयर उस सेविंग से वो अपनी नेक्स्ट क्रॉप का उगा लेते थे. बट जो स्मॉल फार्मर्स होते थे दे बोरो मनी फ्रॉम लार्ज फार्मर्स. जो लार्ज फार्मर्स थे या मीडियम फार्मर्स थे उनसे क्या लेते थे, ये उधार ले लेते थे और मनी लेंडर से किसी तरह, और हाई रेट पर, जो इंटरेस्ट रेट हाई पर लेते थे ये लोन उनसे. ठीक है. और जो सेल्फ कंजप्शन के लिए फार्मिंग होती है उसको क्या बोला जाता है, सबसिस्टेंस फार्मिंग. उसको क्या बोला जाता है, सबसिस्टेंस फार्मिंग, जो सिर्फ अपने लिए खेती की जाती है कि कुछ बचा के उसको मार्केट ओरिएंटेड नहीं बनाया जाता है. ओके, दिस चैप्टर इज कंप्लीट हियर. So we will meet in next video. Till then, keep learning at your home, students. Bye bye all of you.